नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस नवंबर 2020 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे और यह सवाल मेमोरी बेस्ड है और साथ साथ हमने पार्ट 1 सेम टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बनाया था पार्ट 1 के लिए पार्ट 1 उसमें भी कुछ सवाल डिस्क्राइब किए गए। अगर आपको पसंद आए तो उसको भी आप देख सकते हैं। आइए हम लोग पार्ट सेकंड में कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं और यह टॉपिक समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट आते हैं और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा भी कि कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में आपको इससे बेनिफिट हो। ऑल दो पार्ट ए जो है सेक्शन जो है अगर आप थोड़ा सा भी उस पर ध्यान लगाते हैं तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं, इसके बाद हम बात भी करेंगे कि हमको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। अब पहले हम लोग वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं, उसका लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप अपना पार्ट ए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एरिया बेस्ड क्वेश्चन। यह तरह का सवाल कंसिस्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फर्क होता है कि एरिया या डिफरेंट जो डिस्टेंस है, नंबर, ये सब डिफरेंट होता है या डिफरेंट तरह का एरिया बना रहता है। इस एरिया में क्या पूछा गया था, जैसा कि स्टूडेंट्स लोग ने हमें बताया, एरिया ऑफ शेडेड एरिया इज 24 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इस एरिया में वृत्त को सर्किल को काटा गया है, साथ साथ उसमें एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का शेडेड एरिया का जो एरिया बताया गया इसका और कितना बताया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी सवाल को पढ़ने के पहले एक बार में नहीं समझ में आए, दो बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। और बताया डी एफ 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से देख रहे हैं ये डी है और ये एफ देख रहे हैं, इसकी जो दूरी है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको इस एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल को बताना है कि एरिया जो टोटल हुआ वो कितना हुआ। और आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे इसको बना सकते हैं आसानी से। पहली बात, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहले आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, और हम लोग ये बचपन में पढ़ा करते थे, 6 7 में इस तरह का सवाल काफी आता था। बेस गुने हाइट 1/2 गुने बेस गुने हाइट। तो अगर इसको हम अप्लाई करें यहाँ पर तो हम निकाल सकते हैं कि 1 गुने 2 गुने 6 गुने हाइट बाय 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट आपका क्या निकल सकता है 8 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। तो जैसे ये 6 निकला और आपका क्या निकला, ये 8 सेंटीमीटर निकल गया। काफी आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। जब ये दोनों आप निकाल लेंगे तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ई और एफ को भी आसानी से निकाल सकते हैं। और ये आपको निकालने के लिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम खूब अप्लाई करते थे बचपन में। ठीक है, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा अच्छी तरीके से थोड़ा भी तो, और नहीं पढ़े तो आज सीख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि ई एफ है, दोनों का स्क्वायर करते हैं, ई एफ का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। और इसी को देखिए ई एफ से हमने अगर कर दिया तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर था तो टोटल अंदर रूट आ गया। तो इस तरीके से सारे परिस्थितियों में अगर सरल भाषा में बोले तो 10 सेंटीमीटर ये ई एफ आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो अब इसको देखिए, डी ई बी एफ, ये आपका क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है ना। और उसमें ये आपका क्या है, ए डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होगा, वास्तव में बराबर होगा। तो वास्तव में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। और ये 10 सेंटीमीटर है और वास्तव में क्या है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। किसका रेडियस है, जो आपका सर्किल बना हुआ है उसका रेडियस है। अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जब ये 10 सेंटीमीटर निकल गया है तो आप बिल्कुल, रेडियस है तो फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4, है ना। पाई आर स्क्वायर हम निकालते हैं, ठीक है। और ये 4 इसलिए निकाल लगा रहे हैं क्योंकि
वन पार्ट एरिया को सर्किल को 4 पार्ट में बांटा गया और एक पार्ट ही हमको करना है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 करना पड़ेगा और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 25 पाई आएगा। अगर आपने ऑप्शन को 25 पाई अपने मारा होगा सवाल में तो आपको 2 नंबर सही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कैसे हम लोग, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है कि कैसे एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दूसरा चीज पैथागोरस थ्योरम को हम कैसे यूज करेंगे, है ना। पैथागोरस थ्योरम को तभी हम यूज करते हैं जब वो क्या होता है 90 डिग्री ट्रायंगल होता है इस तरह का, तो आसानी से हम उसको यूज करके बना पाते हैं। साथ साथ हम ये भी देखना चाहिए हमको एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एरिया और डायमीटर में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। एरिया और डायमीटर डिफरेंट चीज है। डायमीटर पूरा हो गया, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब दूसरे सवाल को देखते हैं, तो इसको ध्यान रखना फ्यूचर के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यह कोई नया सवाल नहीं है, यह पास्ट में सीएसआर में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अगर आप चाहते, अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते थे। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि सीएसआर नेट लाइफ साइंस में जो जितने भी सवाल पिछले साल के बनाए गए हैं उसका सॉल्यूशन सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब के द्वारा बुक दिया जाता है, जो उपलब्ध है बुक। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यह जो है अमेजन पर किंडल एडिशन भी मौजूद है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। और उसके माइनर डिटेल बहुत सिंपल भाषा में उसको बनाया गया है, और अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं आप अपने आप को मजबूत करते हैं अगले बार एग्जामिनेशन के लिए, पार्ट ए के लिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं और उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसमें कुछ मॉडल पेपर भी हैं तो आप उसको देख सकते हैं। एनीवे, हम लोग अपने सवाल पर आते हैं और लौटते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 7 पर्सन, 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, सीटिंग इन ए हॉरिजेंटल एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बगल में बैठ रहे हैं। अच्छी बात है, बैठना है। सवाल को बहुत पेशेंसली पढ़ना है। दूसरा बात कर, एफ इज बिटवीन डी एंड जी, एफ जो है डी एंड जी के बीच में है। साथ साथ सी इज सिटिंग एट 4 प्लेस फ्रॉम द एफ टू द लेफ्ट, विच इज द फॉलोइंग इज कैन नॉट सीट एट द सेंटर। अब इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं और अरेंज करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। पहला कंडीशन है ए बी सी डी, तो दूसरा कंडीशन बोल रहा है क्या, एफ इज बिटवीन डी एंड सी। इतना तो फिक्स है कि अगर हम सातों को बैठाएं तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि एफ के किनारे डी हो या जी हो। ठीक उसी तरीके से ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, या जी इधर हो या डी इधर हो। अब अगला बोल रहा है क्या कि सी इज सिटिंग 4 प्लेस फ्रॉम एफ टू द लेफ्ट। अगर एफ यहाँ पर है तो 4 क्या है लेफ्ट में है, तो सी यहाँ पर बैठ गया। दूसरी परिस्थिति में भी ये भी संभव है कि सी यहाँ बैठ जाए। अब अगला सवाल पूछ रहा है कि किस परिस्थिति में कौन सेंटर में नहीं बैठ सकता है। अगर हम एफ को मान लीजिए, अब अगली कंडीशन मान लीजिए कि अगर हम एफ को सेंटर में बैठाते हैं, सपोज इस ऑप्शन से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एफ ऑप्शन को सेलेक्ट करके बैठाते हैं, तो सी को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा 4 प्लेस इधर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट है, तो सी क्या हो जाएगा, तो आउट हो जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका सरल भाषा में कहें तो इसका ऑप्शन एफ होगा। और हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं, बी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बी तो सेंटर में बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर ये है तो अगर एक सीटिंग इधर जो होता तो यहाँ पर बी सेंटर में बैठ सकता था और उस परिस्थिति में सी भी शिफ्ट हो जाता। डी की बात करें तो डी को तो यहाँ सेंटर में हम बैठा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी को भी हम पॉसिबिलिटी देख ली कि सेंटर, एफ के साथ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों एफ के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है, कि अगर एफ को बैठाइएगा सेंटर में यहाँ पर बैठा दीजिएगा, तो जो आपको कंडीशन दिया गया है कि एफ जो है मतलब सी इज सीटिंग 4 प्लेस लेफ्ट टू द एफ, तो अगर सी को सेंटर में बैठा दिएगा, साथ ही बैठने का अरेंजमेंट है, तो कहाँ बैठाइएगा, ये बीच में हो गया, तीन तीन के बाद तो जगह ही नहीं है, तो कहाँ बैठेगा सी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 2016 में भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे। आइए हम लोग और सवाल को देखते हैं। अर्थमेटिक मीन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के भी सवाल काफी सिंपल और सरल होते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि अर्थमेटिक मीन से सवाल निश्चित पूछे जाते हैं।
है ना। 2016 में भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे और पास्ट में भी पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं बुक में पूरा डिटेल बताया गया है कि कौन सवाल कब पूछा गया है। साथ साथ ये देखिए क्या कह रहा है, क्या इस सवाल पर हम लोग आते हैं। मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ग्रुप आर एग्जामिनेशन आ रही है। 6 में स्टूडेंट्स है और 6 का मार्क्स दिया गया है। सेम एग्जाम वाज फॉर द मार्क्स 7 स्टूडेंट, 7वां स्टूडेंट्स है जो ग्रुप में है उसका मार्क्स इस तरीके से और एक जो इसका स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पर एक दिया गया है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द बोथ मार्क्स आर द सेम, कह रहा है कि दोनों का जो मीन है वो बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो 7वां स्टूडेंट का जो मार्क्स है क्या है बताइए। काफी सिंपल है, आप इसको लिख लीजिए। पहले स्थिति में ग्रुप 1 के लिए मीन लिख लीजिए तो उसका 50 आएगा, आप देख सकते हैं। सारे का लिख लीजिए और बटे 6 कर दीजिए तो हो गया। अर्थमेटिक और मीन ऑफ ग्रुप सेकंड के लिए तो यहाँ पर x बटे 7 और ये क्या बोल रहा है क्या कि 270 प्लस x बटे 7 कर देंगे इसको, सही है। और कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो काफी सिंपल है ना। 270 बटे प्लस x बटे 7 बराबर 50, तो क्या होगा 7 बचे 35, 350 और 350 में फिर x को इधर लाइएगा तो 270 घट जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा 350 बटे माइनस 270 हो जाएगा। और जब ये 270 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 80 होगा। अगर आपने इसको बनाया होगा 80 नंबर वाले मार्क किया होगा इसको x के लिए जो वैल्यू, तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने गलत बनाया तो फ्यूचर के लिए अपने आप को सीख लीजिए बढ़िया से और इसकी सवाल को बार बार 2-4 बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि सर कैसे बनाया गया है। चलिए, अगर कोई सवाल में थोड़ा डिफरेंस हो तो मैं आपको प्रशंसा करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है लेकिन पैटर्न तो वही है। देखिए एक और सवाल था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सवाल है और काफी थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना था। चलिए, क्या कहता है कि फॉर ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस एंड रिकवर्ड केसेस आर टेबुलेटेड, मतलब टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। एक्टिव केस रिकवर्ड केस, आजकल देख रहे हैं पेपर में भी इस तरह का सवाल बढ़ रहा है घट रहा है दिया जाता है, उसी के मतलब है कुछ है। इफ द फॉलो द सेम लीनियर पैटर्न फाइंड द डे विच इज द नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस ट्वाइस द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस। तो आपको बताना है कि कौन से दिन जो है आपका रिकवर्ड जो केस है और एक्टिव केस है, एक्टिव केस उसका डबल हो जा रहा है, एक्टिव केस से ज्यादा क्या हो रहा है रिकवर्ड वाला हो रहा है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विच नंबर ऑफ डे, किस डे जो ट्वाइस हो जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ये अभी काम आने वाला है। ट्वाइस द नंबर ऑफ एक्टिव केस, एक्टिव केस क्या हो जाना चाहिए ट्वाइस हो जाना चाहिए इसका रिकवर्ड केस का। अब देखते हैं इसका यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिकवर्ड केस का ठीक है, इसका काम आने वाला है। और ये आपका पॉइंट दिया हुआ है डे डे 1 4 4 7 ऐसा लिखा हुआ है, साथ साथ एक्टिव केसेस दिया हुआ है और ये क्या है रिकवर्ड केसेस दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा तो आसानी से बन पाएगा। अब पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको बनेगा। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, देखिए ध्यान से देखिए 990, एक दिन के बाद 10 बढ़ा और यहाँ 4 दिन है, 4 दिन के बाद क्या बढ़ा 30 बढ़ा, तो हम इसको और 7 दिन के बाद 60 बढ़ा। तो आप इसको देख सकते हैं कि हर एक डे 10-10 का इंक्रीमेंट है, 10 के मल्टीपल में इंक्रीमेंट है, 10-10 बढ़ते जा रहा है, मल्टीपल नहीं 10 का एडिशन कहें ज्यादा बेहतर है। तो 10 बढ़ते जा रहा है तो 1000, 3 दिन में 30, फिर 4 दिन और बढ़ा, 3 दिन और बढ़ा तो फिर 60, फिर 3 दिन और बढ़ा तो 90। तो इस तरीके से 10 बढ़ते जा रहा है। अगर रिकवर्ड केसेस की हम बात करें तो इसको हमको देखना है और इसको देखिए कितना एक दिन में रिकवर्ड कर रहा है, एक दिन में 40 रिकवर्ड कर रहा है, अगले दिन में फिर क्या है 3 दिन के बाद देखिए 4 120 रिकवर्ड कर रहा है। तो इस तरीके से रिकवर्ड का जो नंबर है पर डे की बात करें तो क्या है 40 है। आप इसको ध्यान से इसको देख के इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अगर इस बात को आप समझते हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ द केसेस आर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, क्या आप प्रोग्रेशन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं टीएन, और टीएन का मतलब हो गया उस नंबर की बात की जा रही है, और ए का मतलब हो गया फर्स्ट डे, और n -1 इंटू डे, डे का मतलब क्या होगा कॉमन डिफरेंस।
तो अगर इसको हम लोग इस टर्म में लिखे दोनों को, एक्टिव केसेस को और रिकवर्ड केसेस को, तो कैसे लिख सकते हैं? आपका एक्टिव केसेस जो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 1000 प्लस n-1 इंटू जो डिफरेंस है 10। ठीक उसी तरीके से जो फर्स्ट डे का है आप रिकवर्ड केसेस को लिख सकते हैं 800 n-1 और डी। ध्यान रखना है 0 डे को हमको नहीं लेना है, ये बात को ध्यान रखना है। हमको स्टार्ट करना है फर्स्ट डे से। साथ साथ ये भी दिखाया गया कि आपको एक कंडीशन बनाना है कि भाई किस दिन रिकवर्ड जो केसेस है ना, वो एक्टिव केसेस का दुगना हो जाए। तो ये कंडीशन को ध्यान रखना है। अब इसी कंडीशन को हम लोग क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ टी ए जो रिकवर्ड केसेस है, तो रिकवर्ड के लिए जो ए फॉर्म जो हमने बनाया अर्थमेटिक सीरीज का जो एक रेफरेंस पॉइंट बनाया, और उसको क्या करना, इससे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। और सारी परिस्थिति में अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप कर सकते हैं कैलकुलेट, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 800 प्लस 40n माइनस माइनस 40, और इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं 200 प्लस 10n और माइनस 10, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको इस तरह की परिस्थिति मिलेगी। और इसको भी आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या है, n बराबर 61 मिलेगा। अगर आपने 61 डे लिखा होगा तो आपको क्या है, सही जवाब है इसका, और आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो अपने आप को तैयार करें कि फ्यूचर में इस तरह के मैं सवाल आएगा तो मैं बनाऊंगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पास्ट ईयर में पूछे गए सवाल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। 1-2 सवाल प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। आपके इंटेल फायर पर है ना, पूरा सॉल्यूशन जो है एवरी ईयर का काफी डिटेल तरीके से दिया गया है। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रतिभा सिंह और उसके ऑथर हैं, आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 CSIR नेट लाइफ साइंस, यह जो है फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए महत्वपूर्ण उतना ही है। अब एक जो सवाल है स्पीड, हाँ सॉरी, स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो सवाल है, और यह सवाल भी काफी कंसिस्टेंट इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो सवाल है कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको बनाना सीखते हैं कि कैसे स्पीड डिस्टेंस और टाइम के हम लोग सवाल को बनाते हैं। बताया जा रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड फ्लाइट, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 600 किलोमीटर, due to average speed of the trip reduced by 200 km per hour, and the time of flight got increased by 30 minutes. So what is the scheduled duration of the flight? तो नॉर्मल कंडीशन में क्या फ्लाइट का ड्यूरेशन शेड्यूल था, मतलब टाइम फ्रेम क्या था कि उस टाइम फ्रेम में क्या हो जाता, रीच कर जाता। तो सबसे पहले क्या है कि शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट अगर हम मान के रखते हैं, कैसे इसको हम बनाएंगे, तो मानिए कि एक हमने मान लिया कि 1 घंटे में हो जाता होगा। तो स्पीड ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 600/x किलोमीटर पर आवर। दूसरी कंडीशन है कि अगर फ्लाइट का स्पीड जो है बैड वेदर में है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, क्योंकि वो बता रहा है क्या 600x से, और यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर गया है तो टाइम को भी हम लोग जोड़ना पड़ेगा। तो 30 मिनट का मतलब क्या, 1/2 आवर। यूनिट को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 30 लिख देना है। यहाँ आवर की बात करें तो आवर में बात करेंगे, अगर मिनट में हमको करना होता तो मिनट में बात करते हैं, हम आवर में बात कर रहे हैं। तो 1/2, और इस तरीके से आपका जो टोटल टाइम एक्स को जो है बढ़ जाएगा आधा घंटा से। तो जो टोटल इसको करेंगे तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा, जब कब की स्पीड होगी, जब हमारा जो वेदर है खराब हो जाएगा उस समय में होगा। लेकिन सारे परिस्थितियों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। स्पीड घट बढ़ा लेकिन डिस्टेंस उतना तो ट्रेवल करना ही करता है। तो अब जो चीज है क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जो रिड्यूस किया गया है स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अगर दोनों को रिड्यूस किया गया है तो दोनों का स्पीड बराबर होगा, मान लीजिए 600/x किए और माइनस क्या किए, इसके किए, तो इसको बराबर क्या हो जाएगा 200 आगे। ठीक है, अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करते हैं, आप देखिए इसको मैंने सोल्व किया, आसानी से इसको देख सकते हैं। और सोल्व करने के बाद आपको इस तरीके से देखेंगे 200x इस तरह से कॉमन लिए, इस तरह का गुना किए और इसी तरीके से आप बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और मैंने इसको फिर 200x को इसको क्या है 200 से गुना करेंगे, और इस तरीके से आप देखें कि काटने के बाद ये 3 आया
और इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं आसानी तरीके से, तो आपको अल्टीमेटली जो सोल्व करने के बाद जो आएगा, आप देखेंगे कि x बराबर या तो 1 आएगा या x बराबर -3/2 आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आया, एक नया कंडीशन आया, और इसको 0 होना है तो या तो a 0 हो या तो a 0, ठीक है। और अगर ये दोनों में से अगर 0 करना है तो ये एक 1 होगा, और ये क्या, इसमें तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। नेगेटिव संभव नहीं है, टाइम नेगेटिव में थोड़ी होता है। तो शेड्यूल ड्यूरेशन आपका क्या हो जाएगा, 1 आवर आंसर होगा। अगर आपने 1 आंसर मारा होगा ऑब्जेक्टिव में तो आपको क्या है, सही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक और सवाल है एरिया पेरीमीटर बेस्ड सवाल। मैं इस सवाल को इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्योंकि इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट लाइफ साइंस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन यह सवाल फिजिक्स में पूछा गया था, फिजिक्स में। और बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता भी कुछ सवाल पूछा गया था, लेकिन यह लाइफ साइंस के लिए फ्यूचर में भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखते हैं क्या बताया गया है। ये वायर है जो बेंट किया गया है स्क्वायर शेप में, और एरिया m है। इफ द सेम वायर इज बेंट फ्रॉम ए सर्किल देन द एरिया इंक्लूज्ड विल बी। तो क्या एरिया इंक्लूज्ड भी होगा? पहला चीज तो एक वायर है, जैसे एक वायर को क्या बनाया गया है, स्फेरिकल इस तरह का, जैसे एरिया m हुआ। सेम वायर है ना, तो उसको क्या बनाएगा, सेम वायर से। तो इस सारे परिस्थिति में जो वायर का जो पेरीमीटर है या सर्किल का जो पेरीमीटर है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी सिद्धांत का यूज करके हमको बनाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्क्वायर को देखते हैं कि अगर स्क्वायर हम इसको एक्स मानते हैं कि अगर साइड्स का स्क्वायर एक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसकी एरिया की बात करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और गिवन एरिया का स्क्वायर अगर हम मानते हैं कि एम है, पूरा एरिया एम है, इसका लिए ये पूरा एरिया एम है, तो हमें लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर बराबर एम, और एक्स बराबर अंदर रूट क्या हो जाएगा, एम होगा। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल अगर हम चाहें तो पेरीमीटर भी इसके आसानी से निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4x, 4x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल 4 अंडर रूट एम। तो इस तरीके से इसका क्या निकल गया, स्क्वायर का पेरीमीटर निकल गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग इसको बराबर कर सके और देख सकते हैं। अब देखिए, विथ 4m सर्किल इज मेड, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट एम, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 पाई r स्क्वायर और 4 अंडर रूट एम, ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस के टर्म में आपको इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगा। आप चाहें इसको तो ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं πr², और आसानी से अगर इसका देखें तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आएगा, 4πm, ठीक है। तो 4πm होगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि डिफरेंट सवाल को बनाया। इसके पार्ट 1 के कुछ सवाल एक और सेक्शन में पब्लिश किए गए, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ साथ हमने मेमोरी बेस्ड एनालिसिस भी किया है। करीब 70-80 सवाल मौजूद है जो डिफरेंट कैटेगरी में मौजूद हैं, डिफरेंट वीडियो में मौजूद हैं। मैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो लाइफ साइंस के सवाल को भी देख सकते हैं, सेक्शन बी और सी को, ठीक है। और मैं उसका काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया हूँ, जो आपके लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो, और साथ ही साथ आप उससे क्या है, लाभप्रद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।